आज खुश तो बहुत होंगे वो लोग जो चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, और आज परेशान तो बहुत होंगे वो लोग जो समान नागरिक संहिता को पर्सनल लॉ के अधिकारों का उल्लंघन बताया करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मामले में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है। यूसीसी को लेकर दिए गए इस बयान को आप वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकना कह सकते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दावा किया जा सकता है कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का मकसद इसी वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के जरिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कई मुद्दों को लेकर जोश भरा, लेकिन इन सभी मुद्दों से अलग यूसीसी को लेकर बीजेपी के स्टैंड ने विपक्षी पार्टियों को चिंतित कर दिया। वैसे तो जनमानस के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, जिसमें पहला था राम मंदिर। इसके लिए भी बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। एक तरह से बीजेपी को अपने पहले वैचारिक मुद्दे पर जीत हासिल हुई। इसी तरह से दूसरा मुद्दा था कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना। जनसंघ के जमाने से इसका विरोध होता आया और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। और जनसंघ का तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था देश में समान नागरिक संहिता लागू होना, यानी कुछ ऐसे नियमों को बनाया जाना जो हर धर्म, वर्ग और जाति पर समान रूप से लागू होता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान यही बताता है कि अब बीजेपी अपने इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले इतना खुलकर कभी भी यूसीसी के बारे में कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में यूसीसी की चर्चा जरूर होती रही है और यह शायद पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। आपको याद दिला दें कि इसी वर्ष की शुरुआत में फरवरी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यूसीसी बनाए जाने को लेकर संकेत दिए थे। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी शासित राज्य समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको एक बार वो बयान भी सुनवाते हैं। बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या?
मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। इस संबोधन में अमित शाह ने डंके की चोट पर यह कहा था कि बीजेपी ने जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे भी किए। ऐसे में अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर समान नागरिक संहिता पर कुछ बोल रहे हैं तो मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि 2024 के चुनाव इसी को लागू करने के वायदे पर भी लड़े जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर एक तरह से अपनी मुहर लगा दी है और यही वजह है कि विपक्षी नेता यूसीसी के मुद्दे को लेकर अब परेशान होने लगे हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम? और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे? हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए। यानी एक बात तो आप बिल्कुल मानकर चलिए कि यूसीसी का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा और उसको लेकर विपक्ष भी अब से लामबंद हो चुका है और प्रधानमंत्री की इस बयान के बाद अब विपक्ष भी इसकी काट को ढूंढ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूसीसी है क्या? अब हम आपको ये समझाते हैं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है, क्या है और इसे लाया जाना क्यों जरूरी हो गया है। भारत के हर नागरिक को संविधान और कानून के हिसाब से चलना होता है और संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक ही तरह का अपराध दो अलग अलग समुदायों के अपराधियों ने किया हो तो दोनों को एक ही सजा मिलेगी। यह बिल्कुल नहीं होगा कि एक को अलग सजा दी गई और दूसरे को बिल्कुल अलग सजा। यानी देश का कानून सजा देने के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और आईपीसी में लिखी गई धाराओं के तहत दोनों को समान रूप से सजा दी जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में ऐसा ही होता आया है तो आप गलत सोच रहे हैं, आप यहां पर गलत हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जहां धर्म के आधार पर कानून देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नहीं है, वो इसमें भेदभाव करता है। आपको हम उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 494, इसके मुताबिक कोई भी पुरुष या महिला पत्नी या पति को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करेगा तो उसे 7 वर्ष की सजा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी, आश्चर्य भी होगा
कि यह धारा हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग तरह से व्यवहार करती है। यह धारा मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होती है, क्योंकि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के मुताबिक उन्हें 4 शादियां करने का अधिकार है। लेकिन जिन समुदायों के अपने पर्सनल लॉ हैं, वो लगातार समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। उनका यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही है कि यह एक देश एक नियम वाला कानून है। एक देश एक नियम, यह कानून है। और सामान्य तौर पर ये ऐसे नियम होंगे जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर एक जैसा नियम पूरे देश में लागू होगा, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से ही जुड़ा क्यों ना हो। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, पैतृक संपत्ति का अधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर एक जैसे नियम लागू होंगे। और ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मामला बीजेपी सरकार ही उठा रही है। समान नागरिक संहिता बनाए जाने की मांग ब्रिटिश हुकूमत के दौर से हो रही है। ब्रिटिश काल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले उठा था। वर्ष 1835 में ब्रिटिश काल में एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में यह अपराध और सबूत को लेकर देश भर में एक जैसा कानून बनाने की बात भी कही गई। वर्ष 1840 में इस कानून को लागू कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगी। वर्ष 1941 में बीएन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी में हिंदू समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात भी कही गई। वर्ष 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश हुआ। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से बचाना था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के नाम पर हिंदू कोड बिल लाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह पर हिंदू कोड बिल, जिसमें हिंदू समुदाय के लिए पूरे देश में एक समान नियम बना दिए गए। लेकिन यहां कहीं भी मुस्लिम कोड बिल या फिर देश के हर नागरिक पर लागू होने वाला नियम नहीं लाया गया। और उस वक्त यह माना गया कि बंटवारे के बाद जो मुस्लिम समुदाय भारत में रुका था, उसमें असुरक्षा का भाव था। उन्हें संतुष्ट करने के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय केवल हिंदू कोड बिल लाया जाए। और यही वजह रही कि तब जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और विरोध की वजह से उस समय इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया तो वो तैयार हो गए। राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के कई सांसदों ने उनका विरोध किया था और इसके बाद वर्ष 1955 और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करवाया। जो 4 कानून बने थे वो कानून भी आपको जानने चाहिए। वो 4 कानून थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। यहां भी थक हार कर नेहरू सरकार ने देश के हर धर्म और जाति पर लागू होने वाला समान कानून नहीं बनाया, बल्कि हिंदू समुदाय पर अलग अलग तरह के 4 कानून थोप दिए गए। जबकि होना यह चाहिए था कि देश में जब कोई कानून बन रहा है तो वो हर तरह से सभी धर्म और जाति पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अब हम आपको यूसीसी से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य भी बताने वाले हैं जो शायद बहुत से दर्शकों को ना मालूम हो। देश में यूसीसी को लेकर भले ही राजनीतिक घमासान मचा हो, लेकिन देश में भी एक राज्य ऐसा है जहां पर 154 वर्ष पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। 154 वर्ष पहले से। वो राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल शासन के दौरान यानी कि वर्ष 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वर्ष 1961 में गोवा के भारत में विलय के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू रखा गया और यही वजह है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बनाए गए नियम लागू है। जैसे एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है, इसी तरह से बेटे और बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है।
तलाक होने की स्थिति में ससुराल की संपत्ति में भी लड़की का हिस्सा होता है। यानी गोवा में इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक जैसी है और तलाक और संपत्ति के बंटवारे में भी महिलाओं को एक जैसा अधिकार हासिल है। यानी गोवा में कानूनों को अलग अलग धर्म के हिसाब से तय नहीं किया गया है और गोवा में लगभग 8.5% मुसलमान है, 25% ईसाई और 66% हिंदू आबादी रहता है। यह गोवा की डेमोग्राफी है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि गोवा में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इसका विरोध किया हो जिसे यूसीसी कह रहे हैं, या एक समान कानून से वहां इस्लाम धर्म खतरे में आ गया हो? ऐसा नहीं है। गोवा को आप समान नागरिक संहिता के एक ऐसे मॉडल की तरह देख सकते हैं जहां के लोगों ने इसको खुशी से अपनाया है और समान नियमों का पालन करते हुए सभी समुदाय के लोग वहां रहते हैं। देखा जाए तो यूसीसी की मांग नई भी नहीं है। संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यह कह चुका है कि सरकार को यूसीसी पर गंभीर प्रयास करने चाहिए। संविधान के नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह माने गए हैं जिसमें विशेष सिद्धांत भी बताए गए हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भले ही सरकार के लिए एक चुनौती हो, लेकिन विश्व के कई देशों में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और सबसे दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह है कि इसमें मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल है। यानी इन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और उसमें मुस्लिम देश भी हैं और वहां किसी तरह से इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा, वहां किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है। इन देशों के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, अजरबैजान। अब दिलचस्प बात यह भी आपको जानना चाहिए कि फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है। यह वहां पर सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह अमेरिका में भी फेडरल लेवल पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसे ही कॉमन लॉ सिस्टम लागू है और इसके अलावा रशिया, कनाडा, जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है जो एक देश एक कानून को सुनिश्चित करता है। मुख्य तौर पर ये वो देश हैं जहां पर यूसीसी को गंभीरता से लागू किया जाता है और आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इसमें कई मुस्लिम बहुल देश भी हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब बात देश के हर नागरिक पर लागू होने वाले नियमों की होती है तो मुस्लिम देश भी यूसीसी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होता है तो विरोध करने वालों के विचार सवालों के घेरे में आ जाते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो समान नागरिक संहिता को नहीं मानते हैं। केन्या, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और ग्रीस वो देश हैं जहां समान नागरिक संहिता जैसे कानून नहीं है। केन्या, ग्रीस और साउथ अफ्रीका ईसाई बहुसंख्यक देश और यहां पर मुसलमानों के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है लेकिन यहां कुछ मामलों में हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान है। इसके अलावा नाइजीरिया में 4 तरह के कानून लागू हैं: इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ और शरीयत। यानी कि यहां पर भारत की तरह सभी धर्मों के लिए समान कानून नहीं है। वैसे भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर है और हमारा देश एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों में विश्वास रखता है और समानता की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर कितनी समानता है वो आपने अब देख लिया। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और अपने बयानों को सामने रखा, क्योंकि यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री यूसीसी जैसे मुद्दे पर अपनी बातें सामने रख रहे थे, तो इससे लगभग एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी आने वाला है, यानी समान नागरिक संहिता आने वाला है।
और जनता क्या सोचती है, शायद उस वक्त उनके लिए ये मुद्दा बेहद अहम हो जाने वाला है। Zee News.